नमस्ते बच्चों, क्या कर रहे हैं आप? कल तक हमने सीखा था हमारा चौथी पाठ कण कण का अधिकारी। इस पाठ में हम श्रम के बारे में सीखा है कि नहीं? चलो आज हम सीखेंगे हमारा पांचवा पाठ लोकगीत। लोक यानी लोग, लोगों का गीत यानी प्रजा, हम सब गाने वाले गीत। इन गीतों का पाठ को हमें भगवती शरण उपाध्याय जी ने बताया है। फिर पाठ में चलने से पहले हमें हर एक पाठ में उन्मुखीकरण पढ़ना पड़ेगा ना। वैसे ही आज भी हमारे पाठ में उन्मुखीकरण के लिए एक छोटी सी कविता दी गई है, उस कविता को जानेंगे। चलो। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। देखो बच्चों, मैं फिर से दोहराऊंगी, आप लोग पहचानना ये क्या है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। हाँ, समझ गए ना बच्चों? ये है मेहंदी का गीत। यानी हम हमारे विवाह के समय में तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, उसी तरह मेहंदी का भी एक कार्यक्रम किया जाता है। हल्दी का, मेहंदी का, बारात का, जैसे वैसे मेहंदी लगाने के समय मेहंदी के लिए अपने सहेलियां लड़की के लिए छोटी मोटी गीतों यानी गाते हैं। उसी तरह की यह छोटी सी कविता जैसी गीत है, वही लोकगीत। यानी इसे कोई भी संवारना नहीं समझते, केवल अपने वाक्यों में बोल देते हैं। वही है कहावत की तरह और गीत की, कविता की तरह। वही है यह छोटी सी उन्मुखीकरण की कविता। चलो अब एक बार फिर पढ़ेंगे। मेहंदी है रचने वाली, यानी मेहंदी अपने हाथों में रचने वाली है, हाथों में गहरी लाली, लाल रंग में, गहरा लाल रंग में हमारे हाथों में रचेगी। कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। जो लड़की की विवाह होने जा रहा है, उस लड़की के हाथ में मेहंदी किस रंग में रची है, उसके बारे में अपने मित्र, अपने सखियां अपनी सखी से कहते हैं कि तेरे हाथ में मेहंदी लाल रंग में रची है, यानी कलियां अपने हाथ में खिल रहे हैं, यानी आने वाला वर बहुत ही खूबसूरत और तुझे जानने वाला, चाहने वाला होगा। इसका मतलब यह है। ऐसे के कई कई तरह के गीतों के बारे में हमारे इस पाठ में हमें बताया गया है। चलो फिर इस उन्मुखीकरण के लिए कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, उन्हें देखेंगे। हाथों में क्या रचने वाली है? इस तरह के गीतों को क्या कहा जाता है? किन किन शब्दों में लोकगीत गाए जाते हैं? किन किन संदर्भों में? चलो बच्चों, फिर इस उन्मुखीकरण कविता के कुछ प्रश्न भी हैं, उनके बारे में देखेंगे। चलो। हाथों में क्या रचने वाली है? इस तरह के गीतों को क्या कहा जाता है? किन किन संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं? आप जान गए हैं ना? इनके उत्तर आपको ही देना हो। हाँ, चलो अब हम चलेंगे उद्देश्य। अब चलो उद्देश्य में चलेंगे। निबंध विधा से परिचित कराते हुए निबंध लिखने की प्रेरणा देना, लोकगीत लिखने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। यानी इस पाठ का उद्देश्य है कि हम छात्रों को निबंध विधा का परिचय कराना, यानी निबंध कैसा लिखा जाता है और उसे कैसा तैयार किया जाता है, इसके बारे में प्रेरणा देना ही इस पाठ का उद्देश्य है। फिर चलेंगे विधा विशेष में। लोकगीत निबंध पाठ है। निबंध का अर्थ है बांधना। सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति ही निबंध है। लोकगीत यानी लोक, प्रजा, गाने वाले गाने, इसे निबंध के रूप में बांधकर, यानी वह लोग गाने वाले गानों को
निबंध के विधा में बांधकर एक ही तरह हमें बताना ही इस पाठ में बताया गया है। सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा, यानी शास्त्रीय संगीत में शब्द हमें पहचान में नहीं आते हैं, लेकिन इस लोकगीतों में गांव के उच्चारण के साथ सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भाव प्रतीत किया जाता है। यही निबंध का अर्थ है। अब चले लेखक परिचय में। लेखक भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार हैं। इनका जन्म सन 1910 में हुआ। इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टज, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, टूटा आम, गंगा गोदावरी आदि इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलो बच्चों, भगवत शरण उपाध्याय के बारे में जानेंगे। यह एक हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार हैं, यानी हम लोग इन्हें आगे जानेंगे और ज्यादा तरह। इनका जन्म हुआ है 1910 में। इन्होंने एक ही नहीं, कहानी, कविता, रिपोर्टज, निबंध और बाल साहित्य में भी अपनी विशेष छाप छोड़ी है। कुछ लोग केवल कहानियां लिखते हैं, कुछ लोग कविता लिखते हैं, कुछ लोग रिपोर्टर्स में रहते हैं, कुछ लोग निबंध लिखते हैं और कुछ लोग बाल साहित्य। लेकिन यह एक ही लेखक भगवत शरण जी यह सभी के बीच में अपना विशेष छाप छोड़ा है, यानी यह एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं। इनके रचनाएं विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, टूटा आम, गंगा गोदावरी आदि इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब चलते हैं विषय प्रवेश में। चलो बच्चों, अब चलेंगे विषय प्रवेश में। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। गीत संगीत के बिना हमारा मन रसा से नीरस हो जाता है। प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। देखो बच्चों, हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध, यानी लोकगीतों का और संस्कृति का दोनों का भी अटूट संबंध, यानी नहीं छुड़ाया जाने वाला संबंध इस तरह है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। आप देखते हैं ना, शादी ब्याहों में और कुछ कार्यक्रमों में लोकगीतों का बहुत ही उच्चारण किया जाता है और ज़्यादातर उन लोकगीतों में नाचना गाना भी होता है। गीत संगीत के बिना हमारा मन रसा से नीरस हो जाता है, यानी कोई कार्यक्रम भी गीत या संगीत के बिना वहाँ हमें नीरसा यानी रस नहीं सो फल की तरह हो जाता है, यानी हमारे कार्यक्रम में कोई भी मनोरंजन नहीं दिखाई देता। इसीलिए जब जब हम कार्यक्रमों में गीत संगीत का भी सम्मेलन करते हैं, इसीलिए लोकगीत हमारे जीवन में एक मनोरंजन की दुनिया के अटूट संबंध हो रहे हैं। प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से दिया गया है। आज के हमारे इस पाठ में हमारे भारतीयों में लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से, यानी जहाँ जहाँ के लोग वहाँ के तरह तरीके से किस तरह के लोकगीत गाते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। चलो अब चलेंगे पाठ में। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकगीतों में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ही ये गाए जाते रहे हैं और इनकी रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना भी या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। यानी बच्चों, संगीत यानी आप समझ रहे होंगे कोई ना कोई साधन तो उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोकगीत कैसे हैं? लोच, ताजगी और लोकप्रियता। ताजगी, फ्रेशनेस, लोच, आनंदमय, लोकप्रियता, सब लोग इसे हमें
मन भाव लेते हैं। शास्त्रीय संगीत से भिन्न है, यानी शास्त्रीय संगीत में जैसे कि वीणा, वाद्य, तबला जैसे कि उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे लोकगीत में इन चीज़ों की उपयोग ही नहीं। लोकगीत सीधे जनते के संगीत है, यानी इस वाक्य को उपयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इस शब्द को या नहीं, यह सोचने की जरूरत नहीं है। हम अपने उपयोग में करने वाले शब्दों की इस लोकगीतों में उपयोग करते हैं। घर, गांव, नगर की जनता के गीत हैं, यानी घर में गाए जाते हैं, गांवों में और नगर में भी गाए जाते हैं। इनके लिए साधना की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि शास्त्रीय संगीत में हमें साधना की सप्तसरिता की तरह सा री ग म ऐसे उनकी साधना किया जा सकता है, लेकिन लोकगीतों को यह इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि कोई त्योहार, विशेष अवसर या हमारे घर पे होने वाले कोई कार्यक्रमों में इन लोकगीतों को गाए जाते हैं, जैसे शादी, विवाह, मेहंदी, बारात और हल्दी और कुछ त्योहार जैसे हमारे तेलंगाना में बतकम्मा, आंध्रा में अटल तद्दी जैसे के त्योहार भी मनाते हैं ना, उनकी तरह उनके गीतों में गाए जाते हैं। इसी तरह के यह लोकगीत हैं। यह गीत अधिकतर गांव के लोग ही, स्त्रियों ने भी इनकी रचना विशेष भाग से करते हैं, क्योंकि गांव के लोग ही इन्हें सजाते संवारते हैं। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही, यानी हमें शास्त्रीय संगीत में वीणा, वाद्य जैसे उपयोग करते हैं, लेकिन हम इन लोकगीतों को केवल ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी छोटी छोटी चीज़ों के उपयोग कर इन गीतों को गा सकते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनके हे समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। यानी एक समय ऐसा था कि शास्त्रीय संगीत के सामने हमारे लोकगीतों को हे भाव से देखा जाता है, लेकिन लोकगीतों को कोई भी अपनाया नहीं करते थे, केवल शास्त्रीय संगीत का ही प्रदर्शन किया करते थे। और उस शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए भी कुछ हमें सीखना पड़ता था और लोकगीतों को उपेक्षा कर देते थे। पर इधर साधारण जनता हमें शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए कुछ खर्चते जमा है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ती और हमें उपाध्याय के पास जाना पड़ता, उनके पास सीखना पड़ेगा। लेकिन लोकगीतों के लिए केवल जनता की संगीत है, वह अपने आप आने वाले शब्दों की उपयोग करते हैं। उसी तरह समय बदलता गया, उस तरह कला के क्षेत्र में परिवर्तन भी हुआ। अनेक लोगों ने विविध बोलियों को लोक साहित्य से जोड़कर लोकगीतों का संग्रह करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं, जैसे कि हम तब तक टीवी में भी देखते, दूरदर्शन में भी देखते हैं ना, जैसे कि तेलुगु चैनलों में और हमारे हिंदी चैनलों में भी आते हैं लोकगीतों के। उसी तरह के यह लोकगीत हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, भील, संताल आदि फैले हुए हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। कई तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। जहाँ हमारे देश में तरह तरह के जगहों में किस तरह गाए जाते हैं, वहाँ की बोली कैसी है, उसी से वहाँ का लोकगीत समाया जाता है। जैसे कि यह एक ओजस्वी और सजीव है, यानी
हमें गाने के लिए बहुत ही मनपसंद और सजीव यानी निर्जीवता न होकर सजीव हमें बहुत ही मनभावक होता है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है, यानी ज़्यादातर लोकगीतों को पहले आदिवासियों ही गाते थे। जैसे मध्य प्रदेश में दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, भील, संताल आदि फैले हुए हैं, वहाँ के लोग गाते हैं। यहाँ नाच अधिकतर साथ साथ एक साथ मिलकर नाचते हैं बड़े बड़े दलों में, और कुछ और 20-20, 30-30 आदमियाँ औरतें मिलकर दल बांधकर सवाल जवाब के रूप में भी यह गीत गाए जाते हैं। इन गीतों के समय दिशाएं गूंज उठती हैं, यानी सुनने के लिए हमारे कान भी नहीं बस पड़ते हैं, यानी लोकगीतों का बहुत ही सुंदर ढंग से मनोरंजन होता है। चलो बच्चों, अब पाठ में चलेंगे। जैसे कि 20-20, 30-30 आदमियाँ और औरतें दल बांधकर एक साथ सवाल जवाब में गाते हैं। जब वे गाते हैं तो दिशाएं गूंज उठती हैं ना। हाँ देखो, इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होती है। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। अब हम गाने के बारे में बोले हैं ना कि ये सब के शब्द किस तरह होते हैं। लोकगीतों की गांव और इलाकों में जो शब्द वाक्य वो इस्तेमाल करते हैं अपने बातों में, गानों में भी यही इस्तेमाल करते हैं। यह शब्दों से आह्लाद और आनंद भी हमें लगता है। राग तो इन गीतों से आकर्षणिक होता है। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का एक कारण है, यानी यह शब्द हमारे गांवों में, इलाकों में जो शब्द हम उपयोग करते हैं उन शब्दों से ही गीत सजाते हैं, इसीलिए हम सबको ये समझ में आती है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही पर अधिकतर इन्हें औरत ही गाती हैं। अनंत संख्या अपने देश में, यानी अपने देश में यह ज़्यादा करके कौन गाते हैं? स्त्रियाँ ही गाते हैं इन लोकगीतों को, और इन्हें सिराजती भी अधिकतर वही हैं, यानी स्त्रियाँ ही इन्हें तैयार भी करती हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से ही है। इस दृष्टि से भारत इस देश में दिशा में सभी देशों से भिन्न है। जैसे कि दूसरे देशों में अधिकतर औरत लोग नहीं, आदमी लोग भी सिराजते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अधिकतर स्त्रियाँ ही इन्हें तैयार करती हैं और गाते भी हैं। जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो कोई भी अपना काम करने के समय इन लोकगीतों को गाते हुए अपने श्रम को भी भूल जाते हैं, उसी तरह इस गाने गाते हुए अपना काम भी सहायता से कर लेते हैं। क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही होते हैं। जैसे कि दूसरे देशों में की तरह ही हमारे भी गीत मिले जुले होते हैं, अलग नहीं हैं, लेकिन बोली जरा अलग होती है, क्योंकि यह गाँवों में और इलाकों में उपयोग करने वाली बोली रहती है ना। इस लोकगीतों के द्वारा वे अपने कष्ट को भी भूलकर खुशी खुशी अपना काम भी कर लेते हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, लेकिन इस लोकगीतों को अधिकतर नारियां गाते हैं, लेकिन अकेले नहीं गाते हैं। दल बांधकर कोई विशेष कार्यक्रमों में या विशेषता के त्योहारों पर गाते हैं ना, इसीलिए एक दो नहीं लेकिन दल बांधकर गाते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते लगते हैं। यानी
एक दूसरे से हेल मेल नहीं होने पर भी इन विशेष तौर पर गाना गाने के लिए लोकगीतों के समय वे मिलकर एक साथ गाने में जुट जाती हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। गांवों में और इलाकों में गाने वाले रहते हैं लेकिन शहरों में ना रहते हैं, इसीलिए विवाह, जन्म आदि के समय कुछ लोगों को मेहमान के रूप में हमें बुला लिया जाता है और वे अपने गाने को वहाँ गाकर सुनाते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं। इन लोकगीतों को सभी ऋतुओं में उल्लासित होकर गाती हैं, पर होली, बरसात की गजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। यानी होली खेलने के समय और बरसात के मौसम में, कजरी के समय और वे अपने अपने लोकगीतों को बड़े ही ढंग से और ताजगी से लोचते गाते रहते हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकली, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पूर्वी तरफ क्या गाते हैं? देखो, अधिकतर मैथिली, कोकली, विद्यापति जैसे वह गाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कटियावाड़ा, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति होते हैं। जैसे हम पहले ही कह चुके हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने गुजराती में, राजस्थान में डोल मारू, आंध्रा में अटल तद्दी में गाने वाले, तेलंगाना में बतकम्मा, उस तरह गाने वाले अलग अलग लोकगीत होते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाते हैं। अधिकतर उनके गाने साथ नाच का भी फूट होता है। स्त्रियां अधिकतर किसके मदद से गाते हैं? ढोलक की मदद से अपने लोकगीतों को गाते हैं और नाचते भी हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलिया गायन गरबा है जिसे विशेष विधि से घेर में घूम घूम कर औरत गाती हैं। इस तरह लोकगीत नाचते हुए गाने का एक हमारे लिए बताया गया है। वह गुजरात का दलिया गायन क्या है? वो गरबा। यह गाना वे घूम घूम कर घेर कर औरत गाते हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं और ढोलक भी बजाती हैं कुछ लोग, और कुछ लोग घेर कर घूम घूम कर गाते नाचते हैं। बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गाना साथ साथ चलते हैं। वस्तुत यह नाच ही है। गाने ढोलक को लेकर वे नाचते हुए गाते हैं। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। यानी ब्रज में हमारे कृष्ण की, भगवान की त्योहार मनाए जाते हैं ना होली में, इसलिए वहाँ यह रसिया का भी बहुत लोकप्रिय गाना है। स्त्रियां विशेष तौर से गाते हैं। गांव के गीतों के वात्सव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इटला इटला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है क्या? उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्या गाने के प्रतीक हैं। यानी स्त्रियाँ कोई भी कुछ काम करने या सजाने संवारने के लिए इन गानों को यानी लोकगीतों को उपयोग करते हैं। डोल मारू, हीर रांझा जैसे के ज़्यादा करके लोकगीत हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं। धन्यवाद बच्चों।